स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नित्य प्रति कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की जो यह कक्षा है, यह कक्षा जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, स्पष्ट सी बात है कि कुंडली में उच्च शिक्षा के योग कैसे बनता है। ऐसे प्रश्न ढेर सारे समय आते रहते हैं। यह हमारे परिवार का भी प्रश्न हो सकता है और है भी। क्या हमारे बच्चे को उच्च शिक्षा मिल सकती है? और जब उच्च शिक्षा मिलेगी तब वह कहीं सही ढंग से अच्छे पद पर आसीन हो सकता है और अपना जीविकोपार्जन भी कर सकता है और हम सबों को खुश भी कर सकता है। तो उच्च शिक्षा के योग के बारे में जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो जो पिछली कक्षा हुई थी, उसमें यह चर्चा हुआ था कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो सामान्यतः उच्च शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक लाभ या सहयोग देते हैं। हम सबों को उन योग के बारे में सबसे पहले खूब बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए और हम सबों को रखना भी चाहिए। और यदि वह योग सिर्फ बन गए कुंडली में, तो क्या वह प्रभावी होंगे या नहीं, इस पर भी विचार करने चाहिए, जो हम लोगों ने परसों की कक्षा में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा। परसों की कक्षा में जो आखिरी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, आखिरी योग, उस योग का नाम है महायोग। उस योग का नाम है महायुग। महा महायोग। महायोग कब बनता है? जब संबंधित भावों के भावेश का स्थान परिवर्तन होता है। संबंधित भावों के भावेश का जब स्थान परिवर्तन होता है, तो सामान्यतः महायोग का निर्माण होता है उस प्रश्न के लिए। वैसे शुभ भावों के स्वामियों के स्थान परिवर्तन से भी महायोग का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब इसके बाद में आज की कक्षा में हम लोग सरस्वती योग के बारे में भी पढ़ेंगे। सरस्वती योग एवं विद्या के क्षेत्र के लिए जो हम लोगों ने उस रोज बतलाया, चर्चा हुई हम लोगों के माध्यम से कक्षा में, कि यह जो उच्च शिक्षा प्राप्त कौन करेगा? तो लग्न करेगा। दूसरा भाव शिक्षा की निपुणता है। चौथा भाव शिक्षा में मन लगने वाला है। पांचवा भाव बुद्धिमत्ता का है। नवम भाव हमारा भाग्य एवं उच्च शिक्षा का भी है। दसम भाव शिक्षा से मिलने वाली प्रतिष्ठा का है। ये कुंडली के शुभ भाव हुए। इनमें से किसी भी दो भाव का स्थान परिवर्तन हो जाए, किसी से भी किसी के दो भावों का स्थान परिवर्तन हो, तो यह महायोग का निर्माण करता है। और यदि दो भावेशों का स्थान परिवर्तन हो जाए, अब भावेश किसे कहते हैं, यह आप सबों को पूर्व से ज्ञात है। और यदि दो भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन हो और किसी भी तीसरे भाव का स्वामी यदि उसे देख ले, तो उस महायोग में और बल बढ़ जाता है। अब उदाहरण स्वरूप इस महायोग की भी चर्चा 1-2 मिनट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर यहाँ 4 है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2,
3, यहाँ 4 हो गया। अब किसी भी भाव का स्थान परिवर्तन कर ले। आप ही लोगों में से कोई बोले कि किस किस भाव का स्थान परिवर्तन किया जाए इन्हीं में से। शायद हमारी आवाज नवम आप पंचम का कर लो गुरु जी। नवम पंचम, नवम पंचम का कर लेना। जी गुरु जी। अब यहीं पे नवम, हाँ, नवम भाव का स्वामी यहाँ पंचम में बिठा देते हैं, तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी गई है। 12 नंबर राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हो गए। और पंचम भाव में 8 नंबर की राशि लिखी गई है। 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। हम मंगल देव को यहाँ बिठा लिए। यह सर्वोत्तम योग बना। अब इसके 2 प्रकार के भी बदलाव हो सकते हैं। अब मंगल देव यहाँ 12 नंबर की राशि में न बैठ कर यहाँ बैठ जाए, गुरुदेव यहाँ नहीं बैठ कर यहाँ बैठ जाए, तो यह क्या हो गया? यह नवम पंचम का राशि परिवर्तन हुआ, न कि भाव परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे दशमेश एवं खष्टेश का भाव परिवर्तन हो गया। जी गुरु जी। दोनों परिवर्तन में अंतर आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ, यह भी अंतर समझना होगा। अब एक तो परिवर्तन इसका हो गया, दशम खष्टम का हुआ। दूसरा परिवर्तन जो हुआ, यह दूसरा परिवर्तन आपसे नवम पंचम का हुआ। दोनों परिवर्तन में अंतर है या नहीं है? है गुरु जी। अब यह नवम पंचम का जो परिवर्तन है, यह सुंदर परिवर्तन हो गया, विद्या के लिए हो गया। और यह जो दशम खष्टम का जो परिवर्तन हुआ, यह तो बाधा योग भी बनाया, क्योंकि छठे भाव के स्वामी जिस भाव से स्थान परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पे मंगल, तो यहाँ पे गुरु ये भी नवम पंचम बन रहा है। क्या नवम पंचम बन रहा है गुरु जी ये भी। हाँ, लेकिन ये छठे भाव के भी तो स्वामी हाँ, है। नहीं मतलब दसम छठम का नहीं है, ये भी है तो नवम पंचम के गुरु जी। हाँ, नवम पंचम के है, लेकिन भाव तो क्या हो गया? छठा हो हाँ गया ना। जी गुरु जी। तो ये छठे का भी तो भावेश है ना। जी जी गुरु जी जी। तो यह जो हुआ, नवम पंचम का राशि परिवर्तन हुआ एवं स्थान परिवर्तन दशम खष्टम का हुआ। जी गुरु जी। स्थान परिवर्तन एवं राशि परिवर्तन में आप लोग अंतर समझें। और यह जो हरे रंग से जो हमने घेरा, यह राशि परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन दोनों हैं। जी गुरु जी। यह जो हरे रंग से हमने घेरा, इसमें 2 चीज है, राशि परिवर्तन भी है एवं स्थान परिवर्तन भी है। और यदि विद्या के लिए लिया जाए तो नवम पंचम का यह केवल राशि परिवर्तन है। अगर विद्या के लिए लिया जाए तो यह केवल राशि परिवर्तन हो गया। तो केवल यहाँ पर एक ही परिवर्तन है ना, एक ही संबंध है। यहाँ पर तो 2 संबंध हो गए, तो दूना फायदा हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरु जी। जी गुरु जी। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये दशम खष्टम का जो संबंध बना, यहाँ पे विद्या के लिए क्या हुआ? केवल नवम पंचम राशि परिवर्तन हुआ ना। जी गुरु जी। भाव परिवर्तन तो नहीं हुआ। क्या फल मिल सकता है? तो हाँ, यह व्यक्ति अपने कर्मों में बड़ा संघर्ष करेगा। अपने मतलब जितना ही ज्ञान होगा, अनुभव होगा, उसके आधार पर अपने कर्तव्य, अपने संघर्ष, अपने पराक्रम के बल पे अपने कार्य को उन्नति प्रदान करेगा और अपने विवेक का भी इस्तेमाल करेगा, और भाग्य भी इसे साथ देंगे। क्योंकि नवम पंचम का संबंध हो, नवम पंचम का दशमेश खष्टेश का संबंध है। छठा भाव जो होता है, उपचय भाव भी होता है, दैनिक रूटीन का होता है, इस दैनिक समस्याओं का भी होता है, ढेर सारी चीजें होती है। हालांकि उपचय भाव भी है ये। दशम भाव का स्वामी अपने भाव से नवम भाव में बैठ गया। यहाँ नवम पंचम दशम एवं खष्टम का नवम पंचम का योग भी बनता है। तो छठे भाव में बैठे हुए ग्रह जो है वह का फल में वृद्धि करते हैं, लेकिन संघर्ष के बाद में। तो हम लोग अब कर्म की बात नहीं कर रहे, हम लोग विद्यालय से। तो यह राशि परिवर्तन समझ गए ना आप लोग? जी गुरु जी।
यह राशि परिवर्तन और स्थान परिवर्तन भी कर रहा हो, और जैसे कि 8 नंबर, जैसे 5वें का परिवर्तन हुआ, 9वें का परिवर्तन हो गया, 5वें 9वें का, और किसी दूसरे भाव के स्वामी के द्वारा देखा जाता हो। अब दूसरे भाव के स्वामी सूर्य है यहाँ पे। अब इन दोनों में स्थान परिवर्तन भी हो और सूर्य सम्मिलित हो जाए, सूर्य युत हो जाए या सूर्य के द्वारा देखा जाता हो, तो सूर्य के द्वारा जब देखा जाता है तो ज्यादा फल मिल जाता है। सूर्य के द्वारा जब देखा जाता है तो ज्यादा ज्यादा फल, फल। और सूर्य से युत होने पर फल कम मिल जाता है, क्योंकि संबंधित ग्रह क्या हो जाते हैं, अस्त हो जाता, अस्त हो जाते हैं। अगर यही सूर्य के द्वारा देखा जाता हो फिर क्या हो जाएगा, तब तो मंगल को सूर्य देख लिया, यानी कि पंचमेश को देख लिया। यह क्या है, यह धन की विद्या की निपुणता है, तो और उसमें वृद्धि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी। या लग्नेश ही जू, तो लग्नेश भी अगर यहां से सूर्य देव देख लिए नवम भाव को, और लग्नेश पंचम भाव में बैठ गया, यू तो हो गया गुरु से भी, और बल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया गुरुजी। बढ़ गया। हाँ, अब यह देखना है कि ये जो योग अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, इस योग में जो संबंधित ग्रह बनते हैं, जो संबंधित भावेश बन जाते हैं, वे भावेश आपस में सहधर्मी हो। आपस में क्या हो? सहधर्मी हो। आपस में सहधर्मी अगर होंगे तो और ज्यादा फल मिलेगा। तो क्या यहाँ पे सभी आपस में सहधर्मी हैं? सूर्य गुरु मित्र है, सूर्य मंगल मित्र है, सभी तो आपस में मित्र ही हाँ हैं। जी गुरुजी। और बुध लग्नेश है, बुध लग्नेश कभी किसी से शत्रुता करता ही नहीं, लग्नेश कभी किसी से शत्रुता नहीं करता, यह गुण विषय है। लग्नेश चंद्रमा है गुरुजी। लग्नेश चंद्रमा है। अगर यही चंद्रमा भी अगर कहीं से देख ले, अगर चंद्रमा यहां पर हो जाए तो और अति उत्तम हो गया। लेकिन अब यहां पर देखा जाए कि संबंधित जो भी ग्रह बनते हैं, अब यहां पर बुध युत हुआ और अच्छा उत्तम हो गया, लेकिन यह सधर्मी तो है, लेकिन सहधर्मी भावेश है क्या? क्योंकि बुधदेव तो 12वें एवं तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो फिर बाधा आएगा शिक्षा में कि नहीं आएगा? आएगा गुरुजी। आएगा, क्योंकि ये 12वें एवं तीसरे भाव के भी स्वामी है। बाधाएं देंगे, मन विचलित करेंगे, वैसी स्थिति में क्या किया जाए? अब उपाय तो करना होगा ना, उपाय के बारे में चर्चा तो करनी होगी। अगर उपाय की चर्चा ही छोड़ देंगे तो क्लास में भाग लेने से फायदा क्या होगा? क्या उपाय किया जाए? सभी सदस्य बुधदेव हाँ बोलिए। बुधदेव कहाँ बैठाए हैं गुरुजी? बुधदेव बैठ गए हैं पंचम भाव में, या अगर किसी भी भाव में बुधदेव को बिठा लेते हैं, तो किसी भी उस भाव में, नवम भाव में भी अगर बुधदेव को बिठा लेंगे तब भी तो यह क्या हो गए, तब भी तो द्वादशेश और तृतीयेश है ना, तो बुरे फल तो देते ही हैं। यानी कि 12वें भाव के स्वामी जहां पे बैठते हैं वहां के फलों को नुकसान करते हैं, तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। नहीं गुरुजी, तत्व के आधार पे भी देखेंगे ना, तो इसलिए पूछा था कि कहाँ बैठे हैं, थोड़ा तत्व का भी सहारा लेंगे ना। हाँ 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 जी, हाँ जी। ये पंचम भाव में बैठ गए या 12 या नवम भाव में, किसी भी एक भाव को आधार मान के उपाय बताए। जल तत्व में आगे गुरुजी। चलिए ठीक है। वह तो सामान्यतः हम लोग जब उपाय की चर्चा करें तो कर्तव्यों के आधार पर ज्यादा चर्चा करें, और कुंडली विशेष पर जब होता है तो तत्व भाव इत्यादि के आधार पर। तो भावेश के आधार पर हम क्या सुझाव दे सकते हैं? बच्चों को कुछ दे गुरुजी, छोटे बच्चों को छोटे बच्चे बुधवार को के भी दिन। दे, और 12वें भाव के भी तो स्वामी हैं।
तो अगर छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है अंडर 10 क्लास से नीचे का है, बिलो का है, तो वह तो अधिकांशतः बच्चे घर पे रहते हैं, या अगर हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है तब तो उसका उपाय हो गया, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है। दूर का हो गया गुरुजी। और गुरुजी तो तीसरा आपको छोटे बच्चों के लिए तीसरे बाप का भी होगा ना, छोटा सहोदरों का होता है, छोटे भाइयों का होता है। तो अब छोटा सहोदरों का होता है तो सहोदर छोटे से अपना कैसे मदद लेगा, यह तो स्वयं अंडर 10 का है, क्योंकि 10 क्लास के बाद में अधिकांशतः बच्चे घर से बाहर रह के पढ़ते हैं। 10 के बाद में इंटर 12 में लोग घर से बाहर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते अधिकांशतः बच्चे? हो जाते हैं गुरुजी। तो जब घर से बाहर रह के पढ़ने लगेंगे तब तो अपने आप उपाय हो गया, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, बुद्धिमता जी की क्षेत्र की बात है, तो और तब वहां पे घर से बाहर रह के पढ़ेगा तो मदद मिल ही गया। अगर छोटा बच्चा है, अंडर 10 से नीचे है और इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो हम अभिभावक को यह सुझाव दे सकते हैं कि जब भी बच्चा पढ़ रहा हो तो उसके सामने घरेलू बात ना की जाए, बच्चे को बोला जाए कि बेटा कर्तव्य तुम्हारा काम अलग है, पढ़ना है, तुम अपने कर्तव्य को देखो, घरेलू बातों को ना सुनो, यह तुम्हारे लिए क्या फायदे कारक है। जब तुम्हारी उस प्रकार की अवस्थाएं होंगी तो तुम घरेलू बातों को सुनना और सुझाव सलाह भी देना। तुम अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन उसको ऐसे ढंग से भी ना बोले कि उसका हिम्मत हौसला टूटे। और अभिभावक स्वयं अपने कर्तव्यों की प्राथमिकता दे बच्चों के सामने में, कि उनके कर्तव्य क्या है। अगर वह काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो दुकान पर नियमित समय से जाए, राजा जी ने ना राजा ताकि जी बच्चे देख सके कि हमारे पिताजी भी रूटीन फॉलो करते हैं, कर्तव्यशीलता का अनुपालन करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। राजस्थान में कौन अच्छी प्राइवेट कंपनी कौन और यह जो है, यह तीसरे भाव का स्वामी है, तो तीसरे भाव का स्वामी स्किल होता है। तो स्किल भाव, स्किल का भी, यानी कि जो एक होता है समझने समझाने की, वह विद्या ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए समस्याओं के लिए। यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी सी समस्या तो आएंगी ही आएंगी बचपना में, अंडर 10 यानी कि 12 से नीचे तक या 10वीं क्लास से नीचे तक, तो समझाया जाए, प्रेरित किया जाए। जलीय स्थान पर उसे कभी कभी जो है पोखर तालाब नदी के किनारे या कोई पार्क उर्क में ले जाए, जहाँ पे तालाब उलाब हो, उसमें चिड़िया उड़िया हो, नौका विहार हो इत्यादि, वो दर्शन करें, और वहां पे मछलियों को या कुछ भी चरा वगैरह दिया जाए। यह सर्वोत्तम उपाय है। अब इसके बाद में यही महायोग में अगर 8वें भाव का स्वामी भी देख ले तो उच्च शिक्षा और बेहतर हो जाता है। लेकिन यह 8वें भाव का स्वामी यदि देखता है तो प्रारंभिक शिक्षाओं में बाधा देता है। क्या देता है? बाधा देता है गुरु। प्रारंभिक शिक्षा में बाधा दे देता है। लेकिन उच्च शिक्षा में वही 8वें भाव का स्वामी देख ले या कुछ हो जाए तो वह क्या करता है? और ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि 8वां भाव सर्वोच्च शिक्षा का है। 8वां भाव सर्वोच्च शिक्षा का है। सर्वोच्च शिक्षा का है। यह हो गया महायोग पर चर्चा हो गया। इसके बाद में हम लोग सबसे पहले सरस्वती योग की चर्चा कर ले। सरस्वती योग होता क्या है? तो सरस्वती योग आप लोगों ने पढ़ा होगा, फल दीपिका पुस्तक में पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा। सरस्वती योग में बुध, गुरु एवं शुक्र एवं शुक्र, शुक्र। हाँ, ये तीनों ग्रह में से, ये तीनों ग्रह 1 2 3 4 5 6 1 7, ये तीनों ग्रह इन्हीं भावों में हों। ये तीनों ग्रह इन्हीं भावों में है। हाँ, यानी कि बुध शुक्र एवं बुध गुरु एवं शुक्र
कुंडली के 1, 4, 5, 7, 9 एवं 10वें भाव में हो या दूसरे भाव में हो। इस सूत्र को वैसे आप लोग लिखेंगे कि बुध, नोट करें कि बुध, गुरु एवं शुक्र कुंडली में केंद्र या त्रिकोण या दूसरे भाव में हो, साथ में देव गुरु बृहस्पति अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि के हों। कोई भी एक कुंडली बना लेते हैं समझने के लिए। पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, गड़बड़ हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब किसी भी ग्रह को कहीं बिठा लीजिए, लेकिन देव गुरु बृहस्पति का क्या होना आवश्यक है? स्वराशि या अपने उच्च राशि में होना आवश्यक है। तो अब स्वराशि तो पंचम भाव, यहाँ देवगुरु बृहस्पति हो गए, बाद बाकी बुध एवं शुक्र कहीं भी हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या दूसरे भाव में। बुध को कहीं कहीं भी बिठा लीजिए, शुक्र को कहीं बिठा लीजिए, हो गए। यह है सरस्वती योग। सरस्वती योग भी क्या करता है? यह उच्च शिक्षा के तरफ जातक को ले जाता है। क्या यह सरस्वती योग के जो सूत्र हमने बोले, यह तो फल दीपिका पुस्तक क्या सभी जातक शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। यह स्पष्ट हो गया, विषय वस्तु आगे बढ़ाया जाए। गोई, अगर इनमें से कोई ग्रह नीच का होकर बकरी हो तो क्या वो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? हाँ, नीच के होकर के बकरी है तब तो सर्वोच्च फल देने वाले हो गए ना। या अगर कोई ग्रह बुध, शुक्र या गुरु इन्हीं भावों में हो करके नीच के हो जाए, नीच के हो और D24 कुंडली में काफी मजबूत हो और D9 में भी मजबूत हो जाए, अपने स्वराशि अपने मित्र राशि के हो जाए। D9 के लिए हल्का देख लेना है गुरुजी। और हाँ जी, ईश्वर राशि के अगर जो अष्टम भाव में हो जाएंगे स्वर राशि के गुरु तब तो यह तो सरस्वती योग हुआ ही नहीं ना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में चले गए ना। जी, वही अष्टम। हाँ, सरस्वती योग के लिए बुध, गुरु, शुक्र ये तीनों पहले दूसरे यानी कि केंद्र त्रिकोण या दूसरे भाव में हो, साथ ही देव गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो। जी जी जी। उच्च शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति ही हैं और ये बलवान है। और शुक्र और बुध जो है शुभ भाव में हो या दूसरा भाव में हो, तो दूसरा भाव भी तो विद्या की निपुणता है, तो सरस्वती योग होगी। अगर कोई ग्रह इन स्थितियों में कमजोर हो, खराब हो, नीच हो, अब यही शुक्रदेव अगर यहाँ पे नीच के हो गए, नीच बिठा लिए हम लोगों ने, योग तो लग रहा है, लेकिन शुक्रदेव नीच के हो गए तो क्या फल मिलेगा? तो इनको पहले गुरुजी D24 में देख लेंगे क्या स्थिति है। हाँ, D24 में भी देखेंगे क्या स्थिति है। अगर शुक्रदेव अगर यहीं पे हो गए, मालव्य योग तो बना दिए, दसम भाव में स्वराशि के होकर के सरस्वती योग भी बना, मालव्य योग भी बना, तो धनी भी होगा, उच्च शिक्षा भी होगी, धनी भी होगा, उच्च शिक्षा भी होगी। तो उच्च शिक्षा के लिए D24 कुंडली में भी शुक्रदेव को देख लेंगे कि हाँ शुक्रदेव की स्थिति कैसी है, अच्छी है। कहीं D24 में तो नीच के तो नहीं हो गए, तो यदि D24 में नीच के हो गए तो फिर यह क्या हो गया? उच्च शिक्षा के योग जो सरस्वती योग है भंग हो गया या माना जाएगा? भंग होगा गुरुजी, भंग हो गया। और यह मालव्य योग बना रहे हैं दसम भाव में, यानी कि कर्तव्यशीलता की वजह से धनी हो जाना,
दसम भाव नौकरी में आती है। D10 कुंडली क्या होता है? D10 कुंडली तो नौकरी एवं व्यवसाय के लिए फलादेश की जाती है ना। जी गुरु जी। और D10 में ही अगर या नीच के हो गए या शत्रु राशि के हो गए, कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर नौकरी लगेगी, व्यवसाय जल्दी उन्नति करेगा? नहीं गुरु जी, कर्म ही खराब हो गया। तो इन सभी चीजों को देखना है कि कैसे क्या। तो यहाँ पर मालव्य योग के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया, ना जानते हुए भी। सरस्वती योग कब फायदे कारक होगा, तो इस पर तो पूरा चर्चा हो गया ना। अब तो सरस्वती योग के बारे में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं रहा ना। नहीं एक गुरु जी। मिनट गुरुजी, ये तीनों में से कोई एक ग्रह होना चाहिए गुरुजी? नहीं, तीनों तीनों के ही तीनों। ग्रह, तीनों ही ग्रह। तीनों ही ग्रह। पुनः दोबारा सुन ले इस सूत्र को कि बुध, शुक्र एवं गुरु कुंडली के केंद्र या त्रिकोण या दूसरे भाव में हो, और देव गुरु बृहस्पति अपने स्वराशि या उच्च राशि के हों, तो सरस्वती योग का निर्माण होता है। जातक के पास में विद्या की निपुणता के यह योग है, प्रभावी योग है। लेकिन यह योग कब प्रभावी होगा, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। आगे बढ़ा जाए। आ जाए। हमारे वाणी में जंजीर लगा दिया आप लोगों ने, और हम भी लगा लिए। इसके बाद में अब हम लोग कुंडली पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले समझ ले, संबंधित भाव के बारे में हम सबों को खूब बढ़िया से समझना है। संबंधित भाव के बारे में तो कुंडली का यह दूसरा भाव जो होता है, यह विद्या की निपुणता दर्शाता है। विद्या की निपुणता। निपुणता दर्शाता है। विद्या की निपुणता दर्शाता है। चौथा भाव मन की स्थिरता एवं प्रारंभिक। चौथा भाव जो है, यह मन की स्थिरता एवं लगाव, स्थिरता, लगाव एवं प्रारंभिक शिक्षा को दर्शाता है। दो भाव हो गए। पंचम भाव बुद्धिमता को दर्शाता है। अब यहां पर दूसरे भाव के लिए, चौथे भाव के लिए यह मन एवं विद्या। हाँ, पंचम भाव जो है, यह बुद्धिमता का है। नवम भाव उच्च शिक्षा का है। दसम भाव शिक्षा से मिलने वाली प्रतिष्ठा का है। शिक्षा से मिलने वाली प्रतिष्ठा। आठवां भाव सर्वोच्च शिक्षा एवं गहरी पैठ का है। गहरी पैठ का है। अब हम लोगों ने
या सर्वोच्च उच्च शिक्षा के योग तो बन रहे हैं कुंडली में, या हम लोग चर्चा भी कर लेंगे, ग्रह योग पर भी चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोगों ने ग्रह योग पर चर्चा नहीं किया ना। नहीं गुरुजी। तो जो भाव संबंधित सभी भाव को देखेंगे। अब यह 8वां भाव जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, 8वां भाव यह जो है यह सर्वोच्च शिक्षा का है। तो जब ग्रेजुएशन कर लेता है आदमी उसके बाद का यह स्थिति है, लेकिन नहीं, यह शुरू से ही एक्टिव हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे कितने आप देखते हैं किसी विषय वस्तु को समझने का काफी प्रयास करता है, उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। कोई सामान खराब हो जाए तो उसको खोल ओल करके तोड़ फाड़ के रख देगा, यानी कि सीखने या समझेगा कि मैं इसको बना रहा हूं। भले विवेक कम होने के कारण वह भले वस्तु खराब हो जाए, लेकिन वह बच्चा खराब नहीं करता है, बच्चा अपने से बनाने का काम करता है, प्रयास करता है। भले उसका प्रयास सफल न हो, बुद्धिमत्ता कम होने के कारण, वह अलग की बात है। तो 8वां भाव गहरी बैठ का है, 8वां भाव भी थोड़ा ठीक ठाक होगा तो अच्छी बात होगी। 10वां भाव का शिक्षा से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इससे शिक्षा से मिलने वाली प्रतिष्ठा, जितनी उच्च शिक्षा उतनी अच्छी नौकरी। 9वां भाव भी अच्छा होना चाहिए, 5वां भाव अच्छा होना चाहिए। दूसरा भाव विद्या में, उच्च शिक्षा का मतलब विद्या में निपुणता। दूसरा भाव खराब हो जाएगा, विद्या तो ग्रहण कर लेगा लेकिन उसमें निपुणता ही नहीं रहेगी, जब आवश्यकता होगा तब बोल ही नहीं पाएगा। चौथा भाव खराब होगा तो मन ही स्थिर नहीं रहेगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, प्रारंभिक शिक्षा भी उतना मजबूत से नहीं हो पाएगा। तो इन सबों का तालमेल मिलाना चाहिए। मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए? जी गुरुजी। तो हम लोग कुंडली में उच्च शिक्षा कैसे देखें, यह हम लोगों ने परसों की कक्षा से लेके आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा और बेसिक नियमों को जाना कि उच्च शिक्षा के योग के लिए बेसिक नियम क्या है। अब हम लोग सूत्र पर चर्चा करते हैं। पहला सूत्र ग्रह योग के आधार पर। तो पंचम एवं नवम भाव शुभ प्रभावित तो होना चाहिए। ये पहला सूत्र। 5वां एवं 9वां भाव शुभ प्रभावित तो होना चाहिए। शुभ प्रभावित का मतलब यह 5वां भाव है, यह 9वां भाव है। इसमें शुभाग्रह बैठे हुए हों, शुभाग्रह बैठे हुए हों या शुभाग्रह के द्वारा देखे जाते हों। भावेश कोई भी ग्रह हो सकता है, भावेश कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, पापग्रह भी हो सकते हैं, भावेश पापग्रह भी हो सकते हैं। इस सूत्र का थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आसान है, समझना है कि 5वां एवं 9वां भाव शुभ होना चाहिए, यानी कि शुभाग्रह देख रहे हों या शुभाग्रह बैठे हुए हों। भावेश सदैव शुभ होते हैं। अगर भावेश भी बैठा हुआ है, भावेश के द्वारा भाव देखा जा रहा है, तो भाव को शुभ कहा जाएगा। अब शिक्षा के लिए बुध, गुरु, शुक्र एवं केतु अच्छे माने जाते हैं। शिक्षा के लिए केतु भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि केतु का काम ही है, ध्वजा कहा जाता है केतु को, ध्वजा ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। जिनके अनावश्यक माइक चल रहे हैं वो माइक बंद कर ले अपनी कृपा। ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है, धोखे में माइक खुल जाता है, या खोल करके जब हम प्रत्युत्तर हम लोग दे रहे होते हैं ना, तो ध्यान हट जाता है, हम माइक नहीं बंद कर पाते, फिर ऐसी बातें हो जाती है। तो कोई बात नहीं, तो दैनिक काम है हम लोगों का। गुरुजी इधर डिस्टर्बेंस हो जाती है, जहां तक डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम ही लोगों के द्वारा हम ही लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, तो उतना गुरुजी इसमें एक प्रश्न है, अब अभी पूछू या बाद में? पूछ लीजिए। जैसे कि आपने कहा कि बुध जो है विद्या के कारक होते हैं, अब ये अष्टमेश होके और लाभेश होके अगर ये चतुर्थ भाव में बैठ जाए केतु के साथ में,
तो उस स्थिति में क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो भावों के हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि विषुदाय भाव के मालिक हैं। हाँ जी, तो तो हाँ, तो अगर ये हो और ये शुभ स्थिति शुभ भावेश हो तब तो जी। हाँ, विद्या बुद्धि के कारक हैं। इसका मतलब ये नहीं ना कि जहाँ हमेशा ही ये अच्छे ही होंगे। अच्छा। ये सामान्यतः नैसर्गिक शुभाग्रह हो गए, नैसर्गिक विद्या के कारक हो गए, अगर यही चौथे भाव में बैठ गए। जी। और यह यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 11 है। जी। 3 है, 11 है, तो विद्या के लिए खराब कहाँ हुआ? विद्या के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन यह जी। दिग्भ्रमित होगा बच्चा, यानी कि नहीं कहे हैं पढ़ने में मन लगे या ना लगे, जी। लेकिन जैसे कि अभी कुछ क्षण हमने पहले कहा, एक उसी बात को दोहरा देते हैं कि कोई सामान खराब हो गया, इसके नजर पे पड़ जाएगा, तब बनाने का प्रयास करेगा, यानी कि मन लगाएगा, उधेड़ बुन करेगा, खोज करेगा। जी गुरुजी। तो फिर इस प्रकार के बच्चे का उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षक को बतलाना चाहिए कि हाँ जी, हमारे बच्चे को ऐसे थोड़ा सा चित्र उत्र बनाने के लिए प्रोजेक्ट बना करके, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का कायदा बतलाए, और इसके जितने होमवर्क थे प्रोजेक्ट टाइप पर आधारित हो। जी गुरुजी। फिर अपने यहाँ पे 8वें भाव का भी उपाय होगा। ये मन लगाएगा कि हाँ भाई, उसकी मम्मी डैडी क्या करे, थोड़ा सा कभी तस्वीर वस्वीर बनाए। तस्वीर ठीक। बनाना कि हाँ बेटा, एक आदमी का फोटो बनाओ। तो वह फोटो बना दिया, तो फोटो चाहे कितना भी खराब है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। खूब बड़ाई कर दे फोटो का और 3 कमियां निकाल दे कि बेटा यह सब ठीक है, यह सब ठीक है, यह सब ठीक है, लेकिन इसका बाल जो है ना, ऐसे ऐसे जो तुमने खड़ा कर दिया, अगर इसको गिरा करके ऐसे बनाते ना, जैसे कंघी में, तो कितना अच्छा होता। फिर कल तुम हमें दिखलाना, दिन में 7 बजे से 8 बजे तक या शाम में 1 घंटे का उसको समय दे दे कि हाँ, इस समय में तुम फोटो बनाना। अगर नहीं बनाने आता है तो ये करना, आईना अपना रख लेना सामने, और उसी में तुम झांकना, जैसे तुम दिखो वैसे ही बनाना। जी गुरुजी, तो मतलब ध्यान केंद्रित कराना है बच्चे का, मतलब हाँ, ये है। तो वह ना ध्यान केंद्रित भी हो गया और गहरी सोच भी लगा ना, सोच भी लगा ली, ठीक है। तो गहरी सोच उसका एक्टिवेट हो गया। हाँ, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, गहरी सोच और ध्यान केंद्रित। जी गुरुजी। उपाय हो गया कि नहीं हो गया? जी तो जी, बहुत अच्छा। हाँ, अगर इस प्रकार से देखिए, ग्रह क्या कहते हैं, कुंडली कहती है कि हम तुम्हारे लिए क्या कहें, यानी कि तुम्हारा अगला भविष्य क्या है। तो यह 8वें भाव का स्वामी बैठ गया था, भविष्य कह रहा है कि भविष्य गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। क्यों गड़बड़ होगा? तो ध्यान भंग होने से होगा, तुम्हारी इच्छा है। तो कुंडली हमें भविष्य का आकलन करने की जरिया है, और हम अपने कर्मों में किस प्रकार का बदलाव करें कि हमारा भविष्य सुखमय हो, यह कुंडली बताती है। जी 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 गुरुजी। जी अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी, धन्यवाद, बिल्कुल स्पष्ट हो गई मुझे। जी अच्छा, गुरु। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। जी गुरु। हाँ, केतु को हमने इसलिए कहा कि केतु देव को ध्वजा कहा जाता है। यह जो है, यह शिखर तक पहुंचाते हैं। जिस ग्रह के साथ में होते हैं या जिस भाव से संबंध रखते हैं, अगर शुभ स्थिति के होते हैं, तो उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। वृद्धि काफी करते हैं, मतलब कि ऊंचाइयों तक ले जाने का काम केतु देव करते हैं। तो केतु देव शिखर तक ले जाने में सहयोगी होते हैं। बुध देव क्या है? बुध देव हमें ज्ञान एवं बुद्धि देते हैं। ज्ञान बुद्धि के कारक है बुध देव, इसलिए बुध देव को भी देखना है। गुरुदेव की हमने क्यों कही? तो देव गुरु बृहस्पति क्या है? तो यह गंभीरता एवं व्यापकता एवं विद्या के भी कारक है, यानी कि गंभीरता से पढ़ना, और व्यापक मतलब कि बहुत से विषय वस्तुओं को समायोजन कर लेना, विद्या के भी कार्य। इसलिए देवगुरु बृहस्पति। शुक्र देव जो हैं, यह निचोड़ निकालने की क्षमता देते हैं, तो अच्छी बात। अगर ये इन ग्रहों में एक योग और है, जिस योग के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया अभी, एक योग और है जिस पर हम लोगों ने अभी आज की कक्षा में चर्चा ही नहीं किया। वह क्या है? देवगुरु बृहस्पति
मैंने बुध, गुरु, शुक्र एवं केतु, ये पांचों ग्रह, चारों ग्रह D3 कुंडली में, सूत्र को नोट करें, बहुत ही प्रभावी है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये चारों ग्रह जो हो गए D3 कुंडली में, देखें कि इस राशि में बैठे हुए हैं। अगर मान लिया जाए किसी भी लग्न की कुंडली बनाते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति को कहीं बिठा लीजिए, पंचम भाव में ही बैठ गए, ठीक है। इनका अंशात्मक मान कोई आदमी अपने मन से बोले, कितना अंशात्मक मान निर्धारित कर दिया जाए? 12 गुरु जी। आप ही लोगों ने बोला कि 12 अंश हो गया। अब यह D3 कुंडली में कहा चले जाएंगे? तो यह दूसरा दृश्यकान हो गया। तो दूसरा दृश्यकान क्या हो गया? पांचवी राशि। तो दृश्यकान में यह अपनी ही राशि में बैठ गए, दृश्यकान कुंडली में अपनी ही राशि में बैठ गए। एक यह भी सूत्र लगा, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, छोड़िए। एक यह परिस्थितियां बनी, अगर यही इनका अंशात्मक मान 10 डिग्री से कम होता तो जिस राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अब गुरु की जो स्थिति बनी, आपने जो अंश बतलाया तो दृश्यकान कुंडली में अपनी ही राशि में चले गए। अगर 10 डिग्री से अगर कम है, 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो यह दृश्यकान कुंडली में गुरुदेव मंगल से देखे जाएंगे। अगर यही 20 से अधिक अंशात्मक मान है, 25 है, तो देव गुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में जहां है वहां से 9वें राशि में बैठ जाएंगे, यानी कि 4 नंबर राशि। तो देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा में हो गए, समझे आप लोग? तो इस नियम के आधार पर यह देव गुरु बृहस्पति हो, गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो या केतु हो, कोई भी हो, वह D3 कुंडली में अपने राशि में बैठा हो, D3 कुंडली में अपनी राशि में हो, अपनी राशि में हो, या D3 कुंडली में जिस राशि में बैठा है, D3 कुंडली में जिस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी के द्वारा लग्न कुंडली में देखा जाता हो, देखा जाता हो तो भी उच्च शिक्षा के योग बन जाते हैं। यह दृश्यकान से बनने वाले राजयोग हैं। तो अब हम लोग आज की कक्षा यहीं पे स्थगित करते हैं, एवं कल या आने वाली कक्षाओं में इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। या जिस प्रकार की विचार बनेगा कि हाँ कक्षा का विषय वस्तु बदला जाए तो बदला भी जाएगा, नहीं तो जो चल रहा है चलता रहेगा। आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो समूह में भी लिखें एवं वीडियो में भी कमेंट करें। और इस वीडियो को कम से कम अपने मित्रों को, जो सबसे अच्छी क्लास आपको लगे, जो ज्ञानवर्धक हो, उत्तम लगे, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें कि हाँ भाई मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, और या देखो जी हाँ यदि तुमको भी इच्छा है तो पढ़, ताकि कर भला तो हो भला। हम दूसरे को सहयोग करेंगे, हम अपने ज्ञान के पीछे ना पड़े कि हम ज्यादा बड़े बन जाए, नहीं, वो तो गलत हो जाता है। हम दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ईश्वर सदैव, ईश्वर हमें स्वयं आगे बढ़ा देंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए।
तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। गुरुजी